नमस्कार प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने क्लास 9th लिख देती हूँ। क्लास 9th साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपके चाहे वो मिड टर्म का एग्जाम्पल हो, वो एग्ज़ाम है, चाहे फाइनल एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में ये काम आएंगे। तो चैप्टर 2 and 13 से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन आ सकता है। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे कि सोना, ठीक है, चांदी, तांबा, ये सब जो है पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर आएगा आपका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में अंतर आता है ये, तो इसको आप जरूर देख लेना। पहला क्या है कि समांगी का, अब 3 डिफरेंस यहाँ लिखे हुए हैं। समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर, इसमें क्या होता है, एक समान संगठन होता है, जो मिक्सचर होता है एक जैसा होता है, सब जगह पे अलग अलग नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं समान संगठन। सेकंड पॉइंट है, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती। जैसे जल में चीनी है, जल में नमक है, या अल्कोहल में जल है, या कार्बन सल्फाइड, इस तरह का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती हैं विषमांगी में। जैसे कि चीनी नमक का अगर मिला दिया गया है, बालू नमक है, रेत नमक है, तेल और चीनी है, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या लिखा है, इसके अवयव को आप आसानी से नहीं देख सकते, जबकि विसमांगी में आप आसानी से देख सकते हो, प्राय देख सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। विलयन, निलंबन, कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है? तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। पहला है, विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है, सोल्यूशन है, समांगी मिश्रण है। निलंबन विसमांगी है, अभी मैंने आपको बताया था समांगी विसमांगी क्या होता है। कोलाइड क्या है? समांगी दिखता है लेकिन है नहीं, ये क्या है? विसमांगी मिश्रण है। सेकंड डिफरेंस आप ले सकते हैं इसके अंदर, जो विलेय के कणों का आकार है वो अत्यंत छोटा होता है इसके अंदर, आप सिर्फ इतना याद रखिए, इसमें आकार बड़ा होता है, बहुत बड़ा, और विलेय कणों का आकार विलयन के आकार जो इनसे है बड़ा होगा, लेकिन निलंबन से छोटा होता है। तो कोलाइड जो है इन दोनों के बीच का हो गया। अच्छा, ये फिल्टर पेपर से आराम से पार हो सकता है, गुजर सकता है, ये फिल्टर पेपर से नहीं निकल सकता, और ये भी फिल्टर पेपर से कोलाइड भी निकल सकता है। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में आप कर सकते हैं, ये स्थायी है, ठीक है, स्थायी है, इसके विलय को पृथक नहीं कर सकते। ये अस्थायी है और इसके विलय को पृथक किया जा सकता है। ये स्थायी विलयन है, तीसरा वाला, ठीक है, जिसमें विलय पृथक नहीं होते, इसलिए छानन विधि के द्वारा, जो छानन विधि है, विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है। अगला क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसमें स्कैटरिंग नहीं होती, टिंडल इफेक्ट नहीं होता इसके अंदर। तो टिंडल इफेक्ट पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, तो वो भी आप कर लेना, ठीक है, प्रभाव। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल के साथ। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता, और लास्ट वाले में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो ये डिफरेंस जो है तीनों में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका कि पृथक करने की सामान्य विधियां बताइए, इनको जैसे पृथक करने की सामान्य विधि है वो क्या है, ठीक है। तो दही से मक्खन अलग करना है, जैसे कि दही में से मक्खन निकलता है ना, समुद्री जल से नमक निकालना है, नमक से कपूर। तो पहला क्या है, दही से नमक के लिए सेंट्रिफिकेशन यानी अपकेंद्रण विधि होती है। आप देखते हैं कि बीच में मथा जाता है दही को तो मक्खन निकलता है। समुद्र से नमक निकालने के लिए वाष्पीकरण विधि होती है, ठीक है, और नमक से कपूर के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन मेथड विधि का यूज किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अलग करने की कौन सी विधि है। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन दिखाए हैं आपके सामने, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े बहुत और प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण विधि से आप किस प्रकार मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ विधियां हैं, जितनी भी विधियां हैं 2-3 उनको आप जरूर कर लीजिएगा। उसमें से एक विधि क्रिस्टलीकरण विधि है। इसमें ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इसका यूज होता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से हमें क्या निकालना है, नमक निकालना है, और नमक में बहुत सारी अशुद्धि होती है, उनको दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मिश्रण में से हमें शुद्ध चीजें बाहर निकालनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पक्का आते हैं कि निम्न को पृथक करने के लिए आप कौन सी विधियों को अपनाएंगे। तो क्वेश्चंस पहले सारे पढ़ देती हूँ, फिर आंसर देखेंगे। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करना है। एनसीईआरटी की बुक्स में भी है ये क्वेश्चंस। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग करना है। ठीक है, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से अलग करना है। इंजन ऑयल होता है ना। दही से मक्खन निकालना है, जल से तेल निकालना है, चाय से चाय की पत्ती को अलग करना है, बालू से लोहे के पिनों को अलग करना है, या भूसे से गेहूं को अलग करना है, पानी में तैरती हुई मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करना है, या पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजक जो होते हैं उनको अलग करना है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सब के आंसर देखते हैं। तो पहले एक आंसर है वाष्पन विधि होगा या वाष्पीकरण विधि, दूसरे में ऊर्ध्वपातन विधि। इन विधियों को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, सबके बारे में एक एक लाइन जरूर पढ़िएगा बुक में से, वो भी एनसीईआरटी की बुक से। सी है निस्पंदन या छानन विधि, डी है अपकेंद्रण विधि, ठीक है, ई है पृथक्करण कीप विधि, ई का आंसर है, एफ का है छानन विधि, जी चुंबकीय पृथक्करण, और एच फटकन विधि, फटकते हैं ना, फटक के ही तो गेहूं में से भूसा निकलता है। फिर है भारण लोड करना है फिटकरी का उपयोग करके, और जे है क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्वेश्चंस हमारे चैप्टर 2 से रिलेटेड हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं इनमें से। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, क्या पता ये क्वेश्चन इसमें आ जाए। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी और वायु। तो देखिए, जो शुद्ध पदार्थ क्या है, बर्फ है, एक ही चीज से मिलकर बना हुआ है। तो पहला हो गया बर्फ। लोहा भी शुद्ध है, हाइड्रोक्लोरिक भी देखिए शुद्ध है, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा। तो ये इसके आंसर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चैप्टर 13 से लेते हैं, ये क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 13 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, 13 से। ठीक है, इसको दोबारा लिख देती हूँ, 13 चैप्टर है, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बतानी है। तो कोई भी स्थिति आप बता सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी पूछी जा सकती है। सबसे पहली बात है उपयुक्त संतुलित आहार लीजिए, अच्छा भौतिक पर्यावरण लीजिए, पर्यावरण आसपास का अच्छा होना चाहिए, सामाजिक पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, अच्छी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए हमारी, तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा ना। रोग मुक्त की कोई 2 परिस्थितियां बतानी है हमें। रोग मुक्त यानी कि आप बीमारी से मुक्त हों, तो सीधी सी बात है व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता होनी चाहिए, स्वास्थ्य, एक तो अपनी सफाई हो और एक समाज की सफाई, सब जगह की स्वच्छता होगी तो हम भी रोग मुक्त होंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिख लीजिएगा। तो उस क्वेश्चन का आता है कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आंसर। ठीक है, संचरणीय और असंचरणीय रोग में अंतर आता है, तो ये आप जरूर कीजिएगा, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस देख लेना कहाँ है कम्युनिकेबल डिजीज में अंतर। क्लियर है। चलिए, तो इसमें आप डिफरेंस जरूर कर लेना। इसके अब इसको देखते हैं।
संक्रमण रोग फैलने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, यानी जो संक्रमण रोग होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं वो कैसे फैलते हैं। तो देखिए, पहला तो ये हवा के माध्यम से फैल जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं हवा के माध्यम से, जैसे खांसी एक दूसरे को हो सकती है, क्षय रोग, टीबी है, जुकाम है। वायु में बैक्टीरिया और वायरस सूक्ष्मजीव जो है एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैल जाते हैं। तो पहला माध्यम हो गया हवा, ठीक है। दूसरा अप्रत्यक्ष संपर्क हो सकता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा, जैसे बिस्तर है, खाने पीने के बर्तन हैं, कपड़े हैं, इन सबों से फैल सकता है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, उससे भी कई बीमारियां फैलती हैं, जैसे लैंगिक क्रियाओं के द्वारा एड्स फैलता है। एड्स की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिफिलिसिस, ये सब क्या है, लैंगिक क्रियाओं के द्वारा होता है, एक दूसरे से हाथ मिलाने, खेल कूद, कुश्ती आदि से ये सब नहीं फैलते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष संपर्क से फैल जाते हैं। दूषित भोजन से भी फैलते हैं जो बीमारियां, ऐसे क्वेश्चन इन पे आ भी सकता है कि कौन सी बीमारियां दूषित भोजन से फैलती हैं, हैजा, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ठीक है। क्वेश्चन का रूप बदल के आ सकता है। मच्छर और कीट के द्वारा हो सकता है मलेरिया, डेंगू, और इसके अलावा जानवरों से भी रोग फैलते हैं, तो वो भी आप कर लीजिएगा जानवरों से, ठीक है। रेबीज वगैरह होता है ना, तो जानवरों से भी फैल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन, यानी प्रतिरक्षीकरण क्या होता है। देखिए, जब हमारा शरीर किसी रोग के विरुद्ध टीकाकरण लगा लेते हैं, यानी टीका लग जाता है, इंजेक्शन लग जाता है, तो प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेता है, इम्यून प्राप्त कर लेता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रतिरक्षीकरण। जैसे कि अभी इस समय कोरोना वायरस के से रिलेटेड इंजेक्शन लग रहा है ना, तो प्रतिरक्षीकरण है कि उसके विरुद्ध हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा और उससे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में आ जाएगी। तो कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही बदल के कोरोना वायरस से रिलेटेड। प्रतिरक्षा पौष्टिक आहार से प्राप्त की जाती है, ठीक है। पौष्टिक आहार से भी हो सकता है और टीकाकरण के द्वारा भी होता है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, और कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप उस पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन का रूप बदल के आ सकता है, ठीक है, कि कैसे क्या उपाय किया जाए, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, या इसमें जो टीका लग रहा है वो किस लिए लग रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इन दो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कुछ ही जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो टेक केयर बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।